स्वागत है। मैं लाया हूँ यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा का प्रैक्टिस सेट जो सबके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट पेपर जो कंपलसरी रहता है सबके लिए अनिवार्य, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये तालिका दी गई है, इस तालिकाओं के आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करना है 1 से लेकर 5 तक के, ठीक है। ये इसमें प्रिंटर है, प्रिंटर दिन है, जैसे ABCD तक है, फिर सोमवार से शुक्रवार तक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा, फर्स्ट क्वेश्चन सोमवार कोमा बुधवार कोमा बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मिलाकर प्रिंटर सी द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या क्या है, ठीक है। इसका आंसर तो वैसे 34.25, लेकिन इसकी व्याख्या है सोमवार कोमा बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मिलाकर प्रिंटर सी द्वारा मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या 35 प्लस 33, 33 प्लस 32, 32 प्लस 37 बराबर टोटल 137 आ गया। कुल कितने हो गए, कुल दिनों की संख्या 4 है ना, सोमवार बुधवार बृहस्पति शुक्र है। फिर इस है ना आते अभिष्ट औसत में है ना जितने है ना 4 है, तो इनका टोटल करके 4 से भाग दे देंगे। कितनी थी टोटल 137 को 4 से भाग देंगे तो 34.25 आ गया। फिर सेकंड में आएगा सभी 5 दिवसों को मिलाकर कौन से प्रिंटर से तीसरे सबसे कम पृष्ठों का मुद्रण किया गया है। इसमें आएगा व्याख्या सहित, इसमें है व्याख्या सहित में आएगा सभी प्रिंटर द्वारा सभी पाँचों दिनों में मुद्रित पृष्ठों की संख्या आएगा। फिर प्रिंटर ABCD है ना 5 है ना, प्रिंटर द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या ए में कितने हैं 25 प्लस 40, 40 प्लस 22, 22 प्लस 32, 32 प्लस 36 बराबर 155। फिर बी में कितना है 20 प्लस 15, 15 प्लस 11, 11 प्लस 42, 42 प्लस 36 बराबर 124। सी में कितना है 35 प्लस 30, 30 प्लस 33, 33 प्लस 32, 32 प्लस 37 बराबर 167। और डी में कितना है 15 प्लस 20, 20 प्लस 40, 40 प्लस 30, 30 प्लस 35 बराबर 140। फिर ई बराबर है 25 प्लस 20, 20 प्लस 20, 20 प्लस 22, 22 प्लस 25 बराबर 112। अतः सभी 5 दिनों को मिलाकर प्रिंटर डी ने तीसरे सबसे कम पृष्ठों का मुद्रण किया है डी द्वारा 140। फिर है यह 3 में आएगा, 3 में सभी 5 दिवसों के मुद्रण में प्रिंटर डी द्वारा मुद्रित पृष्ठों का कितने प्रतिशत प्रिंटर ई ने मुद्रित किया है। इसमें ऑप्शन बी 80%। सभी 5 दिनों में प्रिंटर डी द्वारा मुद्रित कुल पृष्ठों की संख्या 15 प्लस 20, 20 प्लस 40, 40 प्लस 30, 30 प्लस 30 प्लस 35 बराबर 140। सभी 5 दिनों में प्रिंटर ई द्वारा मुद्रित कुल पृष्ठों की संख्या बराबर 25 प्लस 20, 20 प्लस 20, 20 प्लस 22, 22 प्लस 25 बराबर 112। अतः अभिष्ट प्रतिशत बराबर है 112/140 बराबर गुना 100, यह आ गया 80%। प्रिंटर ई द्वारा सोमवार को मुद्रित पृष्ठों और प्रिंटर डी द्वारा बुधवार को मुद्रित पृष्ठों के बीच अनुपात क्या है। इसका आएगा डी 5:8। फिर इसमें आएगा सोमवार को प्रिंटर ई द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या बराबर 25 और बुधवार को प्रिंटर डी द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या 40। अतः अभिष्ट अनुपात 25:40। 20 में से 5 को मनाएगा तो यह आएगा 5:8। पर 5वें नंबर में 5 दिनों में सभी प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या कितनी है, इसमें आ जाएगा सी सभी प्रिंटर द्वारा सभी 5 दिनों में मुद्रित कुल पृष्ठों का विवरण है। प्रिंटर द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या ए बराबर इसमें आएगा 25 प्लस 40, 40 प्लस 22, 22 प्लस 32, 32 प्लस 36 बराबर 155। और बी बराबर है 20 प्लस 15, 15 प्लस 11, 11 प्लस 42, 42 प्लस 36 बराबर 124। फिर सी बराबर 35 प्लस 30, 30 प्लस 33, 33 प्लस 32, 32 प्लस 37 बराबर 167। और डी बराबर डी में है 15 प्लस 20, 20 प्लस 40, 40 प्लस 30, 30 प्लस 35 बराबर 140। ई है 25 प्लस 20, 20 प्लस 20, 20 प्लस 22, 22 प्लस 25 बराबर 112। अतः 5 दिनों में सभी प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या बराबर 155 प्लस 124 प्लस 167 प्लस 140 बराबर प्लस 112 बराबर 698। प्रशिक्षण की तुलना में
में प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर प्रदान करना है। इसमें आएगा बी में आएगा प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य साझेदारी और सावधानी सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की और उन्मुख होता है का अवसर प्रदान करता है। गेने के अधिगम अनुक्रम में कौन सा अधिगम प्रकार संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले आता है? इसमें है डी में आएगा विभेदन अधिगम। इसमें आएगा गेने के अधिगम अनुक्रम में विभेदन अधिगम संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले आता है। समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत आएगा संप्रत्यय अधिगम, फिर विभेद अधिगम, फिर शब्द साचार्य अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, संकेत अधिगम, ये है। ठीक है, फिर इसमें आएगा, इसमें है 8 नंबर में आएगा अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है? ऑप्शन सी में है किशोर अवस्था के दौरान। व्याख्या में किशोर अवस्था के दौरान अधिगमकर्ता के संप्रत्यय संवर्धन की पर्याप्त गुंजाइश रहती है। फिर 9th में आएगा, नीचे 2 कथन दिए गए। कथन फर्स्ट में आएगा, एक पूरक के रूप में अभिकर्मित अनुदेशन सामग्री का अनुप्रयोग अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की संभावना से भरपूर है। कथन सेकंड में आएगा, ICT का अनुप्रयोग यदि न्याय संगत के रूप में किया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रणालियां प्रभावी और कुशल बन जाएगी। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण अधिगम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समय की बचत होती है, समय, स्थान और गति के संदर्भ में लचीलापन होता है और मुख्यतः यह अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। फिर 10 में आएगा अभिकथन ए में आएगा, अभिकथन ए में इसमें है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु प्राप्तांकों के निर्वचन में मानक संदर्भित जांच NRT तथा निकष संदर्भित जांच दोनों प्रकार की पद्धतियों को संश्लेषित करना है। तर्क आर, इसमें आएगा अभिभावक तथा शैक्षिक प्रशासक साथ ही छात्र स्वयं भी उपलब्धि का स्तर जानना चाहेंगे जो निर्धारित निकष के अनुसार तथा प्रतिभागों की सापेक्ष स्थिति की तुलना में होगी। इसमें आ जाएगा ए में आएगा प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु प्राप्तांकों के निर्वचन में मानक संदर्भित जांच NRT तथा निकष संदर्भित जांच दोनों प्रकार की पद्धतियों को संश्लेषित करना चाहिए क्योंकि अभिभावक तथा शैक्षिक प्रशासक साथ ही छात्र स्वयं भी उपलब्धि का स्तर जानना चाहेंगे जो निर्धारित निष्कर्ष के अनुसार प्रतिभागियों की सापेक्ष स्थिति की तुलना में होगी। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। फिर 11 नंबर, शोध की निम्नलिखित में से किस विधि में परिकल्पनाएं आमतौर से व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त रूप में होती हैं? इसमें आ जाएगा 11 का बी में आएगा ऐतिहासिक विधि। शोध की ऐतिहासिक विधि में परिकल्पनाएं आमतौर से अव्यक्त रूप में होती है। ऐतिहासिक विधि का अनुप्रयोग इतिहासकार द्वारा इतिहास लिखने का भूतकाल के विषय में की जाने वाली शोध किया जाता है। ऐतिहासिक शोध कार्य में तथ्यों, अभिलेखों, प्रमाणों की आंतरिक एवं बाह्य समीक्षा की जाती है जिसके पश्चात निष्कर्ष को सामान्यकृत करने का प्रयास किया जाता है। इसमें आ जाएगा, इसमें है 12 नंबर, निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध के लक्षणों की पहचान कीजिए। इसमें व्याख्या सहित सी में आएगा गुणात्मक शोध में आगमनात्मक शोध प्रविधि का
उपयोग होता है। इस प्रकार की शोध में शोधार्थी पर्यवेक्षण से आरंभ करता है और अंततः एक सिद्धांत में परिणत होता है। शोधकर्ता वर्तमान विगत की स्थितियों में निगमन रहता है। गुणात्मक शोध में एक विकासशील शोध अभिकल्प का अनुप्रयोग किया जाता है। यह संदर्भ युक्ति सामान्यकरण विकसित करता है। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट प्रतिचयन विधि दर्शाती है, जबकि सूची सेकंड है विवरण उपलब्धि करवाती है। इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको वही कराऊंगा जो इसके सही है, व्याख्या सहित, क्योंकि इतना टाइम लगेगा फिर आप कहोगे बड़ी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा समय लगेगा। फिर सूची प्रतिचयन विधि, सूची सेकंड विवरण, स्तृत प्रतिचयन, प्रत्येक इकाई को चुने जाने के लिए स्वतंत्र एवं समान अवसर है। समूह प्रतिचयन, इकाइयों समूह और अक्षुण्ण रूप से चुनी जाती है। व्यवस्थित प्रतिचयन, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन द्वारा प्राप्त अंतराल पे सदस्यों का चयन किया जाता है। इनमें कैपिटल एन बराबर कुल और स्मॉल एन बराबर वांछित उपकुल है। विमात्मक प्रतिचयन है। फर्स्ट में यथा परिभाषित लक्षणों के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इकाइयों सदस्यों का चयन किया जाता है। फिर इसमें आएगा चयन किया जाता है। इसमें है 14 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट में आएगा मानवीय जिज्ञासा में विश्वसनीयता सार्थकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शोध संस्थान को शोधन आचार का अनुपालन करना होगा। फिर सेकंड में आएगा शोध में ICT तथा उसका अनुप्रयोग जहाँ कहीं भी हुआ हो, इससे अनुसंधान कार्य में आचारगत विसंगतों को बढ़ाया है। फिर इसमें आएगा सी में आएगा कथन सेकंड असत्य, चूँकि ICT के अनुप्रयोग से शोध में आचारगत विसंगत में कमी आई है, जैसा कॉपीराइट किसी दूसरे लेखक की सामग्री शोध में अनधिकृत उपयोग करना, उल्लंघन में ICT के उपयोग से कमी आई है। 15 में आएगा नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को तर्क आर कहा गया है। इसमें आएगा अभिकथन ए में आएगा अपेक्षित संवर्धन एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए हास्य से परिस्थितियों का पुनः अनुवीक्षण भी शोध का परियोजन होता है। तर्क आर क्रियात्मक अनुसंधान शोध का वह स्वरूप है जो बुनियादी तौर पर परिस्थितियों में अनुमति लाने की ओर उन्मुख होता है। इसमें आएगा व्याख्या सहित में आएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्रियात्मक शोध किसी चल रही योजना या कार्य में आने वाली समस्या को पहचानने व उनके निराकरण के लिए उपाय सुझाने का कार्य करता है। फिर 16 में आएगा कक्षा संप्रेषण के प्रभाव को इस प्रकार विनियमित किया जाए कि उसका यह परिणाम हो। फिर इसमें आएगा 17 में 16 का है व्याख्या सहित कक्षा संप्रेषण का प्रयोग शिक्षक और विद्यार्थी द्वारा विचारों, भावनाओं, अभिवृत्तियों और मूल्यों के आदान प्रदान में किया जाता है। यह मौखिक, लिखित या सांकेतिक रूप में व्यक्त किया जाता है। 17 में आएगा कक्षा में निम्नलिखित में कौन से प्रतिबंधों के कारण कुछ विषयों पर बातचीत करना आसान होता है जो हम नहीं चाहते। फिर 17 में आएगा 17 में व्याख्या सहित कक्षा में निम्न प्रतिबंधों के कारण कुछ विषयों पर बात करना आसान होता है। कार्यशील स्मृति, चेतन अभियज्ञता। फिर यस टैक्स। फिर इसमें आएगा है 18 नीचे 2 कथन दिए गए। कथन फर्स्ट में आएगा शैक्षणिक पारिस्थितिकी में किसी व्यक्ति की स्वयं की सीमाओं की स्पष्ट स्वीकृति स्वीकार्य है। कथन सेकंड में आएगा मधुर सामूहिक कॉरपोरेट बातचीत अध्यापक के दोषों को छिपा लेती है और
काल में उसे लोकप्रिय बनाती है, इसमें आएगा शैक्षिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की स्वयं की सीमाओं की स्पष्ट स्वीकार्य है। मधुर सामूहिक बातचीत अध्यापक के दोषों को कम समय तक ही छिपा सकती है। अतः अध्यापक दीर्घ काल में लोकप्रिय नहीं बन पाता। फिर 19 नंबर, जनसंचार में चयनात्मकता के चरणों का सही क्रम पहचानिए। इसमें आ जाएगा व्याख्या सहित में जनसंचार अलग तरीके से कार्य करता है और संदेशों को दूसरे स्थानों तक पहुंचाने में सहायता करता है। दायित्व है कि जनसंचार में हम एक बार में एक से अधिक संचार उपकरण का प्रयोग कर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। जनसंचार में चयनात्मकता के चरणों का सही क्रम निम्नवत है: उद्भाषण, अवधान, अवबोधन, अवरोधन, अभिवृत्ति, परिवर्तन है। फिर इसमें आ जाएगा, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए। व्याख्या सहित है ये इसका आंसर। यह गैर मौखिक संप्रेषण का है, व्यक्तिगत संप्रेषण का अधिक स्थान लेता है। सवन में आएगा संदेशों के अभ्यंतर में सहायक होता है। तदनुभूतिक वार्तालाप, दूसरों के दृष्टिकोण से वस्तु को देखना। संप्रेषण द्वारा प्रतिबल प्रबंधन, किसी व्यक्ति के स्वयं के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। फिर इसमें आएगा 21 नंबर में छह लड़कियां A, B, C, D और E और F एक पंक्ति में खड़ी हैं। D और F के बीच में केवल B खड़ी है। A, F और F अथवा D के बगल में नहीं खड़ी है। C D के बगल में नहीं खड़ी है। A और C के बीच में E खड़ी है। फिर इसमें आ जाएगा व्याख्या सहित में आएगा इसका आंसर। प्रश्न के अनुसार लड़कियों के पंक्तियों को में सही क्रम है D, B, F, C, E, A या A, E, C, F, B, D। अतः कथन A, C और E सही हैं। फिर 22 में यदि √4n बराबर 256 तो √n का मान है, तो इसका आ जाएगा B में आएगा 2√2। फिर आएगा √4n बराबर 256 बराबर आ जाएगा 2 की √4n और 4 तो ये हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये आएगा 4n फिर है बराबर 4 फिर ब्रैकेट बंद फिर 2, फिर इसके आ जाएगा 4n और फिर 4 8। तो तुलना करने पे n बराबर 8 है, वर्गमूल लेने पर है √n का तो ये आएगा 2√2। फिर 23 में आएगा। 23 में एक व्यापारी अपने द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं पर 50% अधिक कीमत लिखता है और 20% की छूट देता है। इसके अलावा वह वस्तु का भार 20% कम तोलता है तो उसे कितना शुद्ध लाभ होगा? इसमें है D 50%। माना व्यापारी 100 किलोग्राम सामान 100 रुपये में खरीदता है, अतः क्रिया मूल्य 100 रुपये है। अतः वो व्यापारी वस्तु के मूल्य 50% की वृद्धि अंकित करता है। अतः अंकित मूल्य 100 गुना 150, तो 100 से 100 गया तो 150 रुपये आ गया। फिर इसमें आ जाएगा और व्यापारी 20% की छूट प्रदान करता है, अतः विक्रय मूल्य 150 गुना 80/100, तो 2 0 से 2 0 गई। फिर 15 120 आ गया। फिर है चूँकि व्यापारी वस्तु के भार में 20% कमी भी रखता है, अतः वस्तु का भार 100 - 20 बराबर 80 किलो। अतः व्यापारी 80 किलो का सामान 120 रुपये में बेचता है। चूँकि 80 किलो का सामान 120 रुपये में, 1 किलो का सामान 120/80, तो ये इससे हो जाएगा 0 से 0, तो ये हो जाएगा 100 किलो का सामान 120/80 गुना 100। फिर इसमें आएगा 150 रुपये कटवट के। फिर अतः लाभ हुआ 150 - 100 बराबर 50, अतः अभिष्ट प्रतिशत है 100/50
50/100 गुना 100, 100 से 100 50% आ गया। फिर इसमें आएगा 24 में आएगा एक व्यक्ति 400 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। उसके बाद बाएं मुड़कर 600 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 400 मीटर चलता है, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। इसका ऑप्शन सी है 600 मीटर पश्चिम में, बाएं मुड़ने 400 मीटर, फिर है उत्तर में 600, फिर बाएं मुड़ने 400 पूर्व। यह आ गया व्याख्या सहित। अब है अपनी प्रारंभिक स्थिति 600 मीटर पश्चिम दिशा में है। फिर 25 का आएगा। 25 का एक व्यक्ति अपनी नियमित चाल की 2/3 चाल से चलता है, तो वे अपने कार्यालय 30 मिनट विलंब से पहुंचता है। वह कार्यालय पहुंचने से सामान्यतः कितना समय लेता है, तो ऑप्शन बी 60 मिनट। 60 मिनट इसमें आएगा मानव व्यक्ति की चाल और उसके द्वारा लिया गया समय टी है, अतः दूरी बराबर डी बराबर वी टी बराबर फर्स्ट समीकरण। यहाँ व्यक्ति द्वारा समान दूरी 2/3 गुना गति के प्रयोग से 30 मिनट ज़्यादा में तय करता है। इसमें आएगा तय करता है, तो इसमें आएगा अतः दूरी बराबर डी बराबर टी प्लस 30 गुना 2/3 वी। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से वी टी बराबर टी प्लस 30 गुना 2/3 वी, तो आएगा वी टी बराबर 2/3 वी टी प्लस 30 गुना 2/3। 3 से 30 गया, 10 आ गया, 20 आ गया, 20 वी। फिर वी टी माइनस 2/3 वी टी बराबर 20 वी टी बराबर इसमें से वो लेंगे ना एलसीएम, तो यह रहेगा वी टी प्लस का 3 बराबर 20 वी टी बराबर 20 वी गुना 3, तो यह आएगा 60 मिनट। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।